यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होगे। अगर नहीं देख पा रहे हो तो भी बता ही दो, और देख पा रहे हो तो बहुत ही बेहतर बात है। ओके, वाह भाई साहब, मजा आ रहा है आजकल। बस 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 काफी हो गया, इतना नहीं सुन पाएंगे हम। एक्चुअली सारी चीजें उलट पुलट हो चुकी हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा। चेंज हमेशा परेशानियां लेकर के आता है। खैर, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, कैसी चल रही है तैयारी ये बताओ एक बार। मैं एकदम अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे, यानी 15 नंबर की आपकी हिंदी पेडागोजी आती है तो 15-15 नंबर के 2 सेट लगाएंगे। ये लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आए हुए पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर। और अभी लास्ट में बताऊंगी कौन सा ईयर है, नहीं तो आप लोग खोल के बैठ जाओगे, है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। सेट लगाएंगे, लेवल 2 है, मतलब 6th to 8th वाला। सिलेबस सेम होता है, तो पेपर 1 वालों को भी पता लगेगा उनकी तैयारी कैसी है, और पेपर 2 वालों के लिए तो नॉर्मल है ही। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं अगर आप सीटेट का एग्जाम देने चाह रहे हैं तो। क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, यानी पढ़ना सीखने के लिए, रीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताइए फटाफट से। रीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताने का कष्ट आपको करना ही होगा, है ना। बहुत बढ़िया। केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल। लक्ष्य भाषा हम कहते हैं जो भाषा हम सिखाने का लक्ष्य रखते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज जो स्कूल्स में सिखाई जाती है ना, उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। एक है हमारी मातृभाषा जो हमारे घर में आसपास बोली जाती है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। सुनने पढ़ने को मिले यानी लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज, जो भाषा आप सिखाना चाहते हैं। तो पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो चंपक जैसी कहानियां हो, चाहे वो चाचा चौधरी हो, बेसिकली रोचक इंटरेस्टिंग हो और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट बन सके। टारगेट लैंग्वेज, जैसे आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अगर आप भारी सी किताब उठा लेंगे और शुरुआत में आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो हो सकता है आपका मन ना लगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, आप कोई ऐसी नॉवल उठाएंगे तो हो सकता है आपका मन करे। तो पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा जो आप सीखना चाहते हैं उसकी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, जिससे आप कनेक्ट हो पाए और इंटरेस्टिंग सामग्री आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 107 है, यानी 107। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से। बताइए, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं से क्या, किसका माध्यम है? लिखने का, पढ़ने का, बातचीत करने का, या सुनने का। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत तेजी के साथ, लाइक शेयर करने के बाद। ठीक है, धीरे धीरे सेटअप बेहतर हो रहा है, अभी थोड़ी सी आदत मैं भी डाल रही हूँ, है ना। देखो एक बार, बातचीत का हम कह सकते हैं भाषा केवल अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का ही नहीं बल्कि खुद से यानी स्वयं से बातचीत का भी एक माध्यम है। कन्वर्सेशन भी आप खुद से करते हैं भाषा के माध्यम से, सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं करते, खुद से बात भी करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं एक बात सही बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, लड़के होकर रोते हो यह कथन। मतलब लड़के होकर रोते हो, भाई तुम तो लड़के हो, रोना कहाँ अलाउड है तुम्हें सोसाइटी में। ये जो बात है, ये जो कथन है, ये हमें किस ओर लेकर के जाता है। ये मैंने आपको जेंडर टॉपिक जब डिस्कस किया था आपके साथ तब ये बात मैंने कही थी कि ये 1 नंबर में आपका हिंदी में भी आता है जेंडर, 1 में इंग्लिश में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, ईवीएस में भी आएगा और सीडीपी में भी आएगा। मतलब कुल मिलाकर के जेंडर का टॉपिक 5 नंबर का बन गया आपका, अगर आप ओवरऑल सीटेट में देखें तो। आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। पहली बात तो यह है कि ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी लिंग रूढ़िबद्धता है। ऐसा किसने कहा है कि लड़कों में इमोशंस नहीं है या वो रो नहीं सकते? तो ये रूढ़िबद्धता हो गई। लेकिन अब हमें ऑप्शन पहचानना होगा जो सही इस बात को सही रूप से क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो। तो भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये बच्चों की दृष्टि थोड़ी होती है, ये तो हम उन्हें सिखाते हैं कि ऐसा है और वैसा है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, ये भी बात गलत है। अध्यापक सारे ही ऐसे होंगे कि वो ये कहेंगे, ये बात भी गलत है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल सही बात है। रोना एक इमोशन था, लेकिन इस वाक्य में इस तरीके से उसको डाला गया कि ना चाहते हुए भी जेंडर पे ध्यान जाएगा कि लड़की होकर रोते हो, जैसे रोना तो ऐसा हो गया कि बस लड़कियों का ही काम हो, है ना। तो जेंडर की दृष्टि से
पढ़ने के लिए बाध्य किया गया है। लिंग पे ध्यान जाएगा ही जाएगा, जेंडर पे ध्यान जाएगा ही जाएगा इस वाक्य को पढ़ते हुए। अरे लड़के होकर रोते हो, रोना तो जबकि एक नॉर्मल बात थी, इमोशन था, ह्यूमन इमोशन था। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। व्याकरण की तो ऐसी कोई हमें बात यहां नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 109 पे जाएंगे। कहानी के संदर्भ में, होपफुली देख पा रहे होगे आप लोग, हाँ देख पा रहे हो, देखो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी यानी स्टोरी के बारे में कौन सी एक बात सही है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, भाई डिस्कशन, कुछ डायलॉग हो। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। बताइए एक बार फटाफट से, कहानी में किस चीज का होना आवश्यक है, ये बताइए। सी डी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। रेनू कह रही है डी ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कथानक का मतलब है प्लॉट, एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनी होना कहानी का आवश्यक है। इसमें तीनों ही ऑप्शंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यदि प्लॉट है यानी कथानक है तो एक प्रॉपर ट्विस्ट भी होगा, एक प्रॉपर कुछ कैरेक्टर्स भी उसमें होंगे, यानी जो चरित्र कह सकते हैं आई थिंक, और सारी चीजें ही फिर उसमें पाई जाएंगी यदि प्रॉपर कथानक है, एक प्लॉट है तो। ठीक, तो बाकी ऑप्शन इसी में इंक्लूड हो गए। चाहे वो डायलॉग की बात हो, भाई ऑब्वियसली प्लॉट है तो उसमें कैरेक्टर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स हैं तो संवाद भी करेंगे, यानी डिस्कशन भी होगा, एक शुरुआत भी होगी, है ना। शुद्ध भाषा का होना ऑब्वियस है कि जिस क्षेत्र या जिस परिपेक्ष्य में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस उद्देश्य के तहत कहानी लिखी गई है उस तरीके से वहां उस प्रकार की भाषा मिलेगी। जरूरी नहीं है शुद्ध ही हो, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड हिंदी का ही प्रयोग हो, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन था इसका डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 110। 110वां क्वेश्चन कहता है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, यानी आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं और आपको बच्चों में क्या अंतर्निहित करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, यानी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स आ जाएं बच्चों के अंदर। या फिर दूसरा ऑप्शन है आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित पर होने पर बल दिया जाए। या थर्ड ऑप्शन है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित की जाए। या फिर डी ऑप्शन शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। आप बताइए किसके साथ आप जाना चाहेंगे चार ऑप्शंस में से। आंसर कीजिए, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल लेकर के चलेंगे आजकल, जिससे आपको पढ़ने का मौका मिले, है ना। आंसर की कल दे दूंगी एस्टेट की, टेंशन ना लो। और आपको मेल कर देना है पेपर से आकर के, जिन्होंने आज पेपर भेजे हैं उनका धन्यवाद। भाषा सिद्धांतों, क्योंकि सीटेट की बहुत डिमांड थी, 2 दिन से 3 दिन से हमारा डिस्कशन हो भी नहीं पाया है। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ सुंदर भाषा से ज्यादा जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को यूज कर पाए। दोस्तों में है तो दोस्तों के जैसी, कहीं बाहर कंपटीशन में गए हैं तो वहां के जैसी, ठीक है बात। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, वो ऑटोमेटिकली यही आएगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, भाषा सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज कर पाए, जहां जैसी जरूरत है उसका इस्तेमाल उसको आ पाए। क्वेश्चन नंबर 111 है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। अब इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को। ये सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर्स हैं जो सीटेट ने दिए हैं, तो आप किसी भी रूप में ये मत सोचिएगा कि इन आंसर्स में कोई बदलाव की आवश्यकता आपको हो, ठीक है बात। फटाफट से आंसर करो। कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, कमेंट तो दिख रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई। क्लियर है ना सब कुछ, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा है क्या। मुझे तो स्पष्ट ही दिख रहा है, पता नहीं आपको कैसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है? देख लेते हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है भाई। एक मिनट रुको यार, अपने इंटरनेट को चेक करा करो। इस कैमरा ने भी ना आजकल, मतलब कैमरा ने नहीं, बेसिकली नई सेटअप ने मुझे दुखी करके रख दिया है। यार ये स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट हम आपको नहीं दे पाएंगे। एक मिनट रुको। क्लियर था ना, बताओ कमेंट करके अगर क्लियर था तो। अब ब्लर नहीं होगा, अब ठीक होगा, देखो एक बार, ठीक है नहीं है।
ऑल क्लियर। ठीक तो है, क्यों दुखी हो जाते हो? चलो खैर, देखो एक बार, यह बात बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे आप मैसेजेस में क्या लिखते हैं? कैसी है कैसी है। अब ये जो कैसी है, ये वैसे तो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, लेकिन आपने तो इसको लैटिन भाषा में भी लिख दिया, लैटिन लिपि में भी लिख दिया है, रोमन में भी लिख दिया आपने तो कैसी है। ठीक, मतलब किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हो, ये बात बहुत हद तक संभव है। क्लियर हो गई होगी बात। हर भाषा की अपनी लिपि होती है ऐसा नहीं है, कई भाषाएं मल्टीपल जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, एक स्क्रिप्ट में कई भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। यानी एक से ज्यादा भाषाएं कह सकते हैं हम सेम लिपि में लिखी जा सकती हैं। तो हर भाषा की अपनी लिपि संभव नहीं है, सीधा संबंध नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो गलत ही बात हो गई। तो आंसर सिर्फ बी ही सही बचा। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलेंगे। हिंदी 112 किया था ना हमने, अभी 112 पर जाएंगे फिर हम। देखिए 112वां क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के डैश में है। देखिए खुद पढ़ के बताइए, भाषा सभी विषयों के डैश में है, मतलब कहां पर है भाषा सभी विषयों के। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर आगे बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, यानी केंद्र में है। बिल्कुल, केंद्र का मतलब क्या है? सेंटर में है। क्या आप बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? मे इट बी मैथ्स, यानी चाहे आप गणित पढ़ रहे हो, संस्कृत तो अपने आप में ही भाषा हो गई, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, यानी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी भाषा हर एक विषय के केंद्र में है, सेंटर में है, मध्य में है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। क्वेश्चन नंबर 113, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। यानी कोई भी जो एक पोयम है, कविता है, उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यानी जिसको हर एक बच्चे को समझना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? ये बात हमसे पूछी है, फटाफट से आंसर करो। अपनी क्वालिटी एक बार चेक करो, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। आप तो फोन में देख रहे होगे, मैं पूरे बड़े टीवी में देख रही हूँ, एकदम क्लियर दिख रहा है। और लाइक शेयर कर दो, 8700 लोग देख रहे हैं, 8715, और सिर्फ 4700 ने लाइक किया है, मतलब कुछ 3-4 हजार लोग अभी भी अपना लाइक बचा करके बैठे हैं। देखिए एक बार, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इसका मतलब है एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपके लिए सेम कविता का अर्थ आप अलग तरीके से फील करेंगे, अपने अनुभवों से जोड़ करके। मैं अपने अनुभव से, अपने परिवेश, अपने एनवायरमेंट से जोड़ करके कविता को समझूंगी, तो वो अर्थ जो बच्चे के अनुभव से और उसके परिवेश से जुड़ा हो, उसे हर बच्चे को समझना चाहिए। ये कहा गया था क्वेश्चन में, जिसको आप समझ पाए होंगे तो आपने आंसर सही किया होगा। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। पोइट्री, लिटरेचर ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने अनुभव, अपने एनवायरमेंट से जोड़ते हैं। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब्जेक्टिविटी होती है ऐसी चीजों में, सबके लिए भाव अलग हो सकता है। 114 क्वेश्चन नंबर देखिए। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलना, अलग अलग तरह की सामग्री यानी लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, यानी बच्चे को मौका मिले अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का। बहुत बढ़िया किया जी, लाइक करके आपने। आंसर कीजिए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या फायदा होगा? बताइए कि आप बच्चे को लिटरेचर भी पढ़ने दे रहे हैं, कविता भी पढ़ने दे रहे हैं, और कुछ उसको मौका मिल रहा है तो वो भी पढ़ने दे रहे हैं, कोई ट्रैवलॉग भी पढ़ने दे रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनेगी, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सिंपल बात है, जब ज्यादा मौका मिलेगा बच्चे को अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का, तो लैंग्वेज एनरिच्ड उसकी समझ बनेगी। यानी विविध संदर्भों में, विविध संदर्भ मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो लैंग्वेज को यूज करना सीख पाएगा। कौन? बच्चा। ठीक होगी बात। ये ऑप्शन ही यहाँ सिंपल, सही, सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115 पर। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। विज्ञान संबंधी पाठ यानी विज्ञान के भी कुछ टॉपिक्स को हिंदी की लैंग्वेज में जो बुक है उसमें इंक्लूड किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमसे पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने।
विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना है, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। बताइए आंसर थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। 115 का आंसर कीजिए, जल्दी लिख के करो। 115 का इतना है, लिख के करो। इसमें गड़बड़ है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, कंफ्यूजन्स नहीं कंफ्यूजन है। बताइए, सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं। आंसर होगा विज्ञान की भाषा को समझना। अब पता नहीं ये क्या सोच करके इन्होंने ये आंसर किया है। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना भी गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, बट यही ऑफिशियल आंसर है, इसी को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञान की भाषा को समझना, या कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हिंदी लैंग्वेज में साइंस के चैप्टर्स डालें। ऐसा नहीं है साइंस में लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ठीक है बात, तो विज्ञान के संदर्भ में नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक में नहीं है ये चीज। ये कहाँ है? हिंदी की पुस्तक में है, हिंदी की किताब में है। क्या? विज्ञान के चैप्टर्स। तो विज्ञान की भाषा को आप हिंदी में समझ रहे हैं, तो इसलिए आंसर डी नहीं बनेगा। ऑफिशियल आंसर ए है, इसको सही कर लीजिएगा अगर मैंने भी कहीं कभी कराया हो तो। ठीक है बात, इतनी तो समझ पाओगे कि नहीं? 116 देखिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, यानी राइटिंग एबिलिटी बच्चे की आप असेस कर रहे हो, जांच रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? लेखन क्षमता के आकलन के लिए राइटिंग एबिलिटी आप कर रहे हो असेस। बताइए क्या करेंगे? अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी लेखन क्षमता या ऐसी बातें आती हैं तो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये नहीं होता कि आप सुंदर कितना लिखा है, लिखावट कितनी सुंदर है, व्याकरण कितना अच्छा लिखा है। अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, ये बात सही नहीं जमी। ये जो जांचना होगा कहा है ना इन्होंने, मतलब आप जज करेंगे कि उसके विचार कैसे हैं, ये नहीं कहा कि अभिव्यक्ति पे ध्यान देना है, तो घुमा दिया ऑप्शन, इसलिए आंसर ए नहीं है इसका। बहुत ध्यान से आंसर करना पड़ेगा आपको, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस घुमाते हैं। तो अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा कि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन उसने की है नहीं, और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात एक्सप्रेस की है। बेस्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। कई ऑप्शंस में आपको दुख हो सकता है, बट सच यही है कि ये ऑफिशियल आंसर ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ, भाई दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको डाल दिया गया। मान लीजिए एक शब्द है रेलगाड़ी, अब ये हिंदी का नहीं है, फारसी का होगा या जिसका भी है, हिंदी प्लस उसका इंग्लिश प्लस गाड़ी उर्दू का होगा, फारसी का होगा, है ना। फटाफट से आंसर करो, फिर ही जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। कौन है ये व्यक्ति? एक मिनट रुक जाओ, बहुत बढ़िया मिनी मोनिका, आंसर कीजिए। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? बताइए। बी ऑप्शन कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल सच्ची बात है। जो मल्टीलिंगुअल हमारी सोसाइटी है, जहां बहुभाषाएं यानी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं जहां बोली जाती हैं हमारे समाज में, तो ऐसे ही हिंदी में भी आपने कुछ और भाषाओं के शब्द डाल दिए कि जो हमारा समाज है वो बहुभाषी है, जो जनरल यूज है हमारे लैंग्वेज का उसमें कई भाषाएं मिक्स होती हैं। इसी तरीके से चैप्टर में भी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही बन गया। फिर है 118वां क्वेश्चन, जो कि हमें ऊपर मिलने वाला है। 118 है, आपकी दृष्टि में अभ्यास, यानी आपकी नजर में प्रैक्टिस से फायदा क्या है? ध्यान से आंसर कीजिएगा, फिर गलती करेंगे आप। आज के क्वेश्चंस रुला रहे होंगे कई लोगों को। आपकी दृष्टि में अभ्यास यानी प्रैक्टिस जो है उसका क्या रोल है, ये बता दीजिए। प्रैक्टिस का क्या रोल है? पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। क्या होगा अभ्यास से, ये बताइए फटाफट से। ए ऑप्शन कोई, सब मिक्स दे रहे हैं। पाठ को समझने में मदद करेगा, भाई आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए लेट्स लर्न पे ही आपने कोई वीडियो देखा, हिंदी पेडागोजी की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपने कोई चैप्टर देखा भाषा विकास, अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने जो पढ़ा था उसको और क्लैरिटी देगी ये चीज कि आपने प्रैक्टिस की है, उस चीज को समझने में मदद करेगा। तर्क लॉजिक का अभ्यास से बार बार प्रैक्टिस करने से क्या संबंध है? हो सकता है कोई चीज ही ऐसी हो जिसमें लॉजिक की जरूरत ही ना हो, है ना।
तो लॉजिक का इससे आपस में कोई संबंध नहीं है। सिर्फ उत्तर देना सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चों को भाषा के बारे में सिखाने के बताने के और भी तरीके हैं, सिर्फ अभ्यास नहीं है। ठीक, तो अभ्यास से क्या होगा, हम आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, यानी समझ बेहतर होगी। जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जब आप उसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। अनुवाद मतलब जिसको ट्रांसलेट करना पड़े, है ना। फटाफट से बताइए आंसर करके, क्या उद्देश्य है? बहुत सी सामग्री से परिचित कराना, या फिर प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को, या फिर एक मिनट रुको, क्या हुआ इसको, अच्छा, या फिर पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। आप कह रहे हैं सी ऑप्शन, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। बिल्कुल सही बात है। जब ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि उसको बाकी साहित्य भी पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में, या हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है बात। 120वां क्वेश्चन देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप विजुअली इंपेयर्ड, एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे से, तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। एम्पैथी, समानुभूति की जरूरत होती है, सहानुभूति की नहीं। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, यानी उन्हें मौके देंगे पढ़ने के। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे या उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। देखो, बच्चे को सीखने के लिए आपने क्लास में रखा हुआ है, उससे कम काम करवाना या उसको मौका ही ना देना, ये सब गलत बात है। सिंपल बात है, उपयुक्त साधन। उपयुक्त साधन में सब कुछ आ गया, जो भी एप्रोप्रिएट होगा बच्चे के सीखने के लिए, चाहे वो ब्रेल लिपि हो, चाहे वो ऑडियो कुछ उसको सुनानी हो, कोई टच फील मटीरियल हो, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो सहानुभूति नहीं देनी होती, समानुभूति देनी होती है। पढ़ने के आप उपयुक्त साधन देंगे, एप्रोप्रिएट चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, आप एप्रोप्रिएट शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए ये आप बताइए। अभी 15 क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, 2 सेट करेंगे हिंदी के, जिससे हमारे 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपको भी पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं जब आप स्टैंडर्ड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके आंसू कितने निकलते हैं ये बताइएगा। अभी हम 15 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव है 6th to 8th लेवल पे। ये 13 आउट ऑफ 16, बहुत बढ़िया। 120 का 2 कह रहा है कोई, अभी देख के बताएंगे आपको। सही बताया आंसर। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6th to 8th, ये प्राइमरी के लिए होता तब भी थोड़ा बहुत ही अंतर आता है ना। थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दें, क्या करोगे इतना जूम करा के, शिकायतें ही खत्म नहीं होती हैं। छोटे बच्चे हो क्या? और कितना जूम चाहिए? इतना जूम तो इनफ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य बताइए, फटाफट से बताइए। व्याकरण के सभी नियम कंठस्थ, रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, ये रटना हो जाएगा यदि कंठस्थ करा दिया तो। घोट के पीना जो है ये एक गलत वाक्य है। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, रचना ही करा दोगे सीधे, उसको क्या मतलब कवि बना दिया बच्चे को। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानना मतलब भाषाविद बनाओगे क्या बच्चे को? लिंग्विस्ट थोड़ी बनाना है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, कि भाई क्योंकि जैसे ही 6th to 8th के लेवल पे बच्चे को बेसिक ग्रामर यानी व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको रूल्स का थोड़ा पता हो, नियमबद्ध जो प्रणाली है, रूल गवर्न सिस्टम है लैंग्वेज, उसके बारे में पता हो, और वो एनालाइज कर सके कि कहाँ गलती है, या वो सही भाषा का एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज कर सके, यानी एक्यूरेटली वो लैंग्वेज को यूज कर सके। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 137 पर। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि 8th क्लास में पढ़ता है एक बच्चा, हिंदी भाषा सीखने के विषय में बात हो रही है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक बच्चे से जो कि 8th क्लास में है, हिंदी की क्लास है, और ये बताइए। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, ये एक्सपेक्टेशन होगी। हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। आंसर कीजिएगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। हिंदी की समस्त नियमावली, 8वीं कक्षा के बच्चे को पूरे नियम आते होंगे दुनिया के, ये तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, ठीक है बात, लेकिन इससे अप्रोप्रिएट कोई होगा तो उसके साथ जाएंगे। विभिन्न संदर्भों में
भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, कह सकते हो तत्सम तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी जो बिल्कुल तत्सम, जो संस्कृत से एज इट इज ली गई हैं चीजें। ये बात गलत है, आंसर एक ही है, विभिन्न संदर्भों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी इफेक्टिवली वो लैंग्वेज को यूज कर सके। यदि उसको परिचर्चा के लिए भेजा गया है तो वो ढंग से उस स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग कर सके। तो 137 का आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, पढ़ाई जम के कीजिए, एक महीना भी आपके पास है नहीं अभी। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, यानी हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए हिंदी की क्या अनिवार्य है, क्या कंपलसरी है। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, यानी पाठ्य पुस्तक तो अवेलेबल हो बच्चे के पास। फिर है सेकंड ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, या फिर भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। बताइए। 138 का बी कह रहे हैं आप लोग, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। बिल्कुल, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। देखो, लैंग्वेज में यानी भाषा में एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक या सिर्फ लिखित भाषा या सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं। कई लोग कह रहे होंगे ये तो होना चाहिए था ऑडियो विजुअल। जब भाषा, समृद्ध भाषा परिवेश में सब कुछ आ गया, ऐसा आप एनवायरनमेंट देंगे जहां भाषा की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी होगी, या भाषा अवेलेबल होगी भरपूर। अब चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल की फॉर्म में हो, सुनने के फॉर्म में हो, देखने के फॉर्म में हो, बोलने के फॉर्म में हो, यानी हर तरीके से। तो डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली ही इंक्लूडेड है बी के अंदर, इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन सही नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन देखिए एक बार, 139th क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, या फिर हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। बताइए। आकलन में यानी आप बच्चे को असेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगी, ये पूछा है हमसे। हम कहेंगे हिंदी भाषा की बारीकियों की जानकारी, यानी कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बजाय कि सिर्फ व्याकरण ही आता हो, है ना। सिर्फ व्याकरण की जानकारी उतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप आकलन कर रहे हैं। जब आप असेस कर रहे हैं तो आप क्या देखना चाहेंगे बच्चे में, तो सबसे बेहतर बात होगी कि वो बारीकी से भाषा को प्रयोग कर पाता है या नहीं, समझ पाता है कि नहीं। तो आंसर बी ही इसका सही बनेगा। सिर्फ साहित्य कार्य और सिर्फ मानक वर्तनी, सिर्फ आप स्पेलिंग पे ही जोर देंगे, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जाननी है बच्चे की। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 140 पे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी अर्जन आप समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको आप नेचुरली कर लेते हैं एक्वायर। तो इसके विषय में कौन सी एक बात सही है, यह सहज होता है, सरल होता है, कठिन होता है, या फिर सीखा जाता है। आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, भाषा अर्जन के विषय में कौन सी एक चीज सही है, बताइए फटाफट से। क्या होता है, सहज होता है। सहज मतलब बिल्कुल नेचुरल, नेचुरल। ठीक, आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। ठीक हो गई बात, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। सरल और कठिन का बच्चे को क्या पता, उसने तो भाषा को एक्वायर कर लिया, जब उसका जन्म हुआ 2-3 साल में उसने अपने एनवायरनमेंट से शब्दों को उठाना शुरू कर दिया और वो यूज कर लेता है ना। ये सरल कठिन हमारी परिभाषा है। तो सहज होता है, नेचुरल होता है, ये बात हम कह सकते हैं। और लर्निंग जो है वो एफर्टफुल यानी प्रयासरत होती है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर 6th to 8th एलिमेंट्री लेवल की बात हो रही है। विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक्स की बात हो रही है। उद्देश्य क्या होगा, अलग अलग पाठों को इंक्लूड करने का, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण करना। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। बिल्कुल, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से, अलग अलग वेज, अलग अलग टेक्निक्स वो जान पाए। ठीक, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे 142 पर। 142वां क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमें ऊपर ही मिलने वाला है। ये देखिए इधर राइट हैंड साइड में अपने, आकलन का प्रयोग डैश के लिए
होना चाहिए। आकलन मतलब असेसमेंट। असेसमेंट को आप किस लिए यूज करते हैं ये पूछा है इन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज में। सीखने में मदद के लिए, या फिर कितना सीखा को आंकने के लिए, परस्पर तुलना के लिए, या भाषा की जानकारी के लिए। बताइए फटाफट से आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। लाइक और शेयर करते रहिए, थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, अभी सेटल कर ही रहे हैं हम चीजें। सीखने में मदद के लिए। भाई असेसमेंट होगा क्यों, आकलन क्यों करें, बच्चे को टेस्ट करने की जरूरत क्या है, आप खुद को क्यों आकलन कर रहे हैं, अभी असेस क्यों कर रहे हैं, ताकि जहां कमी है उसको सुधारा जाए, जो टीचर को भी पता लगे उसका वे इफेक्टिव था कि नहीं था, इफेक्टिव था कि नहीं था, यानी प्रभावी था तरीका या नहीं था, आगे परिवर्तन की कहां जरूरत है, कमी कहां है, ठीक कैसे करें। तो सीखने में मदद मिलती है, इसलिए आकलन होता है, ना कि बच्चे को डराने के लिए। ठीक, कितना सीखा को आकलन आकलन क्या कहेंगे, आंकने के लिए। इन तीनों से बेहतर है कि सीखने में मदद हो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहली बात है कि इंप्रूव किया जा सके और बेहतर किया जा सके लर्निंग को। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब, भाई दृश्य श्रव्य सामग्री आप जानते हैं ऑडियो लिंगुअल वेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ऑडियो लिंगुअल सामग्री की यानी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल कहेंगे इसको। प्रयोग कब किया जाएगा, जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें उस पर, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, या बच्चे उनके उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। बच्चे को क्या मतलब कि कैसे बनी है आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर जो चार्ट बना करके लाया है वो कैसे बनाया उसने, वो उसका बिजनेस नहीं है। मैंने ये पीपीटी कितनी मेहनत से बनाई, या जो जनरली बनाती हूँ, ये तो पीपीटी नहीं है, ये तो पेपर है, उसमें क्या लगा, कैसे बनी प्रक्रिया, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है क्वेश्चन से चैप्टर्स कैसे बने। ठीक, उसे बहुत सरलता से समझ सकें, जरूरी नहीं है। ये एक ऑप्शन सही है बट जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अभी हमारे हाथ में है। अनुकरण करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से चूज कर लीजिए, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें या सरलता से समझ सकें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। वो अपना जो भी एक मेंटल एक्टिविटी या मेंटल रिएक्शन है जो उनको समझ आया है, उसके अकॉर्डिंग वो बता पाए। आपने एक चार्ट दिखाया और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इससे क्या समझ में आया, तो जो उनको समझ में आ रहा है वो उसको प्रदर्शित कर सकें और समझ पाए अच्छे तरीके से। तो बहुत सरलता से हर चीज समझ जाए जरूरी नहीं है, तो ए ऑप्शन से बेहतर है बी ऑप्शन, इसलिए हम इसके साथ गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको लगेंगे जो सर में दर्द करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। राइटिंग आपका कंपटीशन हो रहा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, हो सकता है किसी में ऐसे हो, किसी चीज के लिए कोई दिवाली पे मेला पे बनाना हो, कुछ कभी कुछ हो सकता है। इस स्थिति में यदि मैं बात करूं तो कौन सी एक बात सही है, लेखन कार्य के बारे में, यानी लिखने के बारे में, राइटिंग वर्क के बारे में। जल संरक्षण का विज्ञापन बनवाओ बच्चों से कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकें। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखवाना, अधूरी कहानी का अंत लिखवाना, या डायरी लिखवाना। आंसर है इसका डायरी लिखना। इसमें क्या होगा, देखो अधूरी कहानी का अंत बहुत अच्छा ऑप्शन था क्योंकि बच्चे को ओपन एंडेड थॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर हमारे पास क्या है, डायरी लेखन यानी डायरी राइटिंग। इसमें बच्चे के खुद के अनुभव आएंगे, उसका एक्सपीरियंस आएगा और उसकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन आएगा। अभिव्यक्ति और अनुभव बहुत ही प्यारे शब्द हैं, जब भी आपको हिंदी पेडागोजी में या पूरी पेडागोजी में देखने को मिल जाए। तो आगे बढ़ेंगे 145 पर, इसलिए सी ऑप्शन नहीं है, आंसर डी ही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु, यानी आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, तो सबसे कमजोर या सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी। लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, या फिर लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, या फिर संस्कृति निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। आसान क्वेश्चन है ये, तो आंसर करो फटाफट से, जल्दी आंसर करो बहुत तेजी के साथ। 11,223 लोग देख रहे हैं और 9,000 लोगों को ये सेशन पसंद आया है, बहुत ही बढ़िया। संस्कृति निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। संस्कृत निष्ठ का मतलब है संस्कृत के ही शब्द प्रयोग में आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी भाषा की बात हो रही है। लिखने में नए शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, तार्किकता का समावेशन ठीक है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है ठीक है, लेकिन संस्कृत के ही शब्द प्रयोग करें ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बना, ये तो बेतुकी सी बात हो गई, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 146 पर। भाषा और लिपि के बीच, ये क्वेश्चन रखा रखाया होता है, हर साल घुमा फिरा के जरूर पूछता है। भाषा और लिपि मतलब लैंग्वेज
लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, लिपि का मतलब ही है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच में क्या है रिश्ता? एक निश्चित संबंध होता है या फिर एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध ही नहीं होता, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कोई निश्चित संबंध नहीं है। ये कहना कि कोई भी संबंध नहीं है तो गलत होगा, लेकिन कोई निश्चित, कोई फिक्स्ड रिलेशन नहीं है। रोमन लिपि में, रोमन स्क्रिप्ट में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, देवनागरी में भी मैंने आपको बताया, हिंदी है, संस्कृत है ना। एक तार्किक संबंध है, लॉजिकल, कुछ लॉजिक नहीं है, संबंध तो होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल संबंध नहीं है, और निश्चित है ये भी कहना गलत होगा। कोई निश्चित संबंध नहीं है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बात हमें समझनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 147 यानी 147 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? यानी उच्च प्राथमिक मतलब 6th to 8th का लेवल है। आप क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं बच्चे को, बच्चे की भाषा को असेस कर रहे हैं आप, हिंदी भाषा को। इसमें लिखित परीक्षा महत्वपूर्ण है, मौखिक महत्वपूर्ण है, या पोर्टफोलियो या फिर जांच सूची? बताइए फटाफट से। हम कहेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्योंकि बच्चे का जो भी प्रगति का ब्यौरा है प्रॉपर, जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस की है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो सिर्फ राइटिंग टेस्ट नहीं, सिर्फ ओरल टेस्ट नहीं, सिर्फ जांच सूची नहीं, पोर्टफोलियो में सब कुछ आ जाएगा। उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो भी मौखिक अभिव्यक्ति है, जो भी उसने पूरे साल किया है, जो भी उसके अंदर विशेष बातें हैं, जो भी उसमें के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा पोर्टफोलियो, क्योंकि एक ओवरऑल सारी बातें बता देगा बच्चे के बारे में। अब चलते हैं हम, 3 और क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए 148 क्वेश्चन पे, और ये है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है जहां मल्टीलिंगुअल क्लास हो, एक भाषा में, सॉरी, एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हो। बहुत गंभीर समस्या है बहुभाषिक कक्षा। संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, जटिल समस्या है, या फिर हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए इसको? बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए, जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ना, संसाधन 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 और बहुभाषिकता एक साथ चिपके हुए हैं बिल्कुल। ठीक, संसाधन और इसको संपत्ति कह लो आप, यानी एसेट और रिसोर्स कह सकते हैं, कभी भी इसको बाधा मत समझिएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत ही अच्छी बात है, एक एसेट है, ना कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हों। विभिन्नता में एकता की बात होती है, यानी क्लासरूम में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसको आप एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, ना कि कोई परेशानी के रूप में। ठीक है बात? होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 149, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति। आगमन पद्धति खुद सोचिए, इंग्लिश में आगमन, इंडक्टिव, डिडक्टिव आपने सुना होगा। तो आगमन जो पद्धति है, क्या पढ़ाने के लिए? ग्रामर पढ़ाने के लिए। वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है या नियम से उदाहरण की ओर आती है? फटाफट से बताने का कष्ट कर दीजिए, जल्दी से, बहुत तेजी से आंसर कीजिए, पेपर आने वाला है, फालतू बातें नहीं होंगी, पढ़ाई की बात होगी सिर्फ। ठीक है बात? और क्वालिटी में जो भी 19-20 करने की जरूरत हो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई समस्या हुई हो देखने में तो रेगुलर इंप्रूवमेंट चल रहा है। आज भी मैंने कुछ चीजें कराई हैं पहले से बेहतर, कल से बेहतर। लाइट दिख रही होगी आपको, कम दिख रही होगी। बताओ, व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति। जटिल से सरल कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कोई नहीं जाता दुनिया में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमने सुना है। ठीक है, तो ये तो बात गलत हो गई, ये कोई रूल नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर, ये बात सही है, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल। लेकिन यही लिखा होता निगमन तो आंसर ये होता, निगमन लिखा होता तो ये होता। आगमन का मतलब होता है इंडक्टिव, निगमन का मतलब है डिडक्टिव। अगर निगमन लिखा होता तो नियम से उदाहरण हो जाता। व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित है, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर कैसे जाते हैं? आपने 4 नाम बताए, बाद में बताया इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं, इसी को कहेंगे इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। आपने पहले संज्ञा की परिभाषा बता दी और फिर उदाहरण बताए, इसको हम कहेंगे निगमन विधि। ठीक है बात? मस्त क्वालिटी है, अच्छा धन्यवाद जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 150 पर। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध यानी इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। अंतर्निहित, इनेट एबिलिटी, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोस्की।
ये भी क्वेश्चन आपका आता ही है, और इनको हम कहेंगे चॉम्स्की जी, है ना। नॉम चॉम्स्की हैं जो अंतर्निहित भाषा या इनेट एबिलिटी की बात करते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात करते हैं। अब आप